Good morning to all of you. Welcome to ASC class 11-12. बच्चों, हम लोग जो है 11th क्लास का खास तौर से हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए जो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ पॉइंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप देखोगे इस वीडियो के करने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे हिस्ट्री में। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा या मेरी पुराने मतलब कि पहले की वीडियो चैप्टर वाइज देखा होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब आप कल के एग्जाम में आप जाओगे, जो परसों का इवनिंग के वालों का परसों का है या कल का है, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर जो ना वीडियो अच्छी लगे तो उसको जो ना ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ और टॉपिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, गोवंतु पशुपालक शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों नहीं थे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो खतरा थे, वो लूट-पाट भी कर लेते थे और उनके फसलों को बर्बाद कर लेते थे, ठीक है, कर देते थे जब उनके झुंड और मवेशी जाते थे, लेकिन शहरों के लिए नहीं थे। गोवंतु पशुपालक शहरों का कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई खड़ी फसल नहीं होती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी, जिससे जो है जानवर जो है ना नष्ट कर सके, तो ऐसा कुछ था नहीं शहरों में। इसके विपरीत वे शहरों में सस्ते दामों पर पशु मांस खरीदने में सुविधा भी प्रदान करते थे। बहुत सारे लोगों को जब मांस खरीदना होता तो उनके उसमें खरीद सकते थे उनसे ठीक है, गोवंतुओं से या खानाबदोशों से। ठीक है, प्रारंभिक मंदिर घर की तरह क्यों होते थे? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रारंभिक मंदिर घर की तरह इसलिए होते थे क्योंकि वे एक ही स्थान पर विभिन्न देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे कि एक घर में परिवार के सदस्य रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे देवी देवता एक ही जो है ना घर में रहते थे, यानी एक ही मंदिर में। खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे थे, जो कि घर की तरह दिखते थे। ठीक है, मंदिर में जो ना तेल निकालने, अनाज पीसने, ऊनी कपड़े की कताई और बुनाई जैसी कई प्रसंस्करण गतिविधियां भी पाई जाती थी, क्योंकि घर का जो ना उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था, जो घर में रहते थे। ठीक है, अब बात करेंगे नगर जीवन के जो ना प्रारंभ होने के बाद अस्तित्व में आई नई संस्थाओं में कौन सी संस्था राजा की पहल पर निर्भर थी? ठीक है, तो आप देखोगे राजा की पहल पर उभरी नई संस्थाएं, एक तो राजधानी के निकट ग्रामीणों का जो ना बसाव। जहाँ भी राजधानी होता था, देश की राजधानी या राजा का वो होता था, वहाँ पे आसपास जो ना बहुत ज़्यादा बसाव होता। सरदारों हो, ठीक है, या राजाओं को राजधानी के निकट ग्रामीणों के बसाव को प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना का गठन किया जा सके, युद्ध की हालत में आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद लिया जा सके। उदाहरण के लिए उरुक शहर जो था 250 जो ना हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। ठीक है, बाद में लगभग 2800 ईसा पूर्व में ये लगभग 400 हेक्टेयर में सिमट गया, यानी मतलब और बढ़ गया। 250 हेक्टेयर था, अब जो ना 400 हेक्टेयर हो गया। दूसरी चीज़ ये क्या था, पॉइंट समझ लेना। ठीक है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्न टाइम में कहते हैं। मंदिरों के निर्माण में लगे मजदूरों और जो ना युद्धबंदियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। जारी किए गए राशन कार्डों में धारक का नाम, पता, साथ ही साथ आवंटित अनाज, कपड़ा या तेल की जो ना मात्रा दर्ज होती थी। इसके अलावा लगभग जो है ना 3000 ईस्वी पूर्व उरुक शहर में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। राजाओं ने मंदिरों के निर्माण में रुचि दिखाई और इस प्रक्रिया में दूर देशों में धातु और पत्थर भी मंगवाए गए। ठीक है, लोगों के इस आवागमन से जो ना कलाएं जैसे कि मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला आदि आई और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इनका परिचय हुआ। इस प्रकार विभिन्न शिल्प कलाओं का विकास हुआ। सैकड़ों लोग मिट्टी के शंख बनाने और पकाने के काम में लगे थे, जिन्हें मंदिरों की दीवारों में लगाया जा सकता था। विभिन्न रंगों से रंगा जा सकता था, जिससे कि प्राचीन कथाएं हमें मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में थी। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्राचीन कथाएं हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, तो प्राचीन कथाएं यानी बाढ़ से संबंधित कथाएं इतिहास के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की यादों को संरक्षित करने और व्यक्त करने का एक तरीका है। बाढ़ को ऐसे प्रलय के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें पूरी पृथ्वी गहरे जल में डूब जाती है, और सुमेरियन महाकाव्य में, ठीक है, एनमेरकर के जो ना की कथा भी मिलती है। उसमें एनमरकर जो राजा होता है, राजा ने अराजकता को जो ना या अराजकता को जो ना एक तरह से देखा जाए तो दूर करने के लिए, ठीक है, लैपिस या लाजुली जिसे कहा जाता है,
ठीक है, चांदी लगाने के लिए एक दूत भेजा था लाने के लिए, ठीक है, या कह सकते हो कीमती पत्थर के लिए। लेकिन कई बार आने जाने के बावजूद दूत अरकता, ठीक है, सरदार से जो चीज़ मंगाया जाता है या राजा ने जो मंगाया था चांदी, नहीं ला सका। अंत में राजा ने गीली मिट्टी की पट्टिका बनाकर किलाकार लिपि में एक पत्र लिखा या संदेश भेजा। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए वाणिज्य और व्यापार की प्रारंभिक चरण और लेखन के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार राजाओं द्वारा संगठित व्यापार और लेखन की कहानी जो है ना गिलगामेश महाकाव्य में मेसोपोटामिया के जो है लोगों के शहरी जीवन के बारे में गहरे लगाव दर्शाता है। ये कहानियाँ पुनर्जन्म, सपनों, मंदिरों और शहरों के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाती है। नेबोनिडस के राजत्व के प्रति सम्मान के कारण ही उन्हें शिल्पकारों द्वारा संदर्भित अकद्दा राजा सारगोन का जो है राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब कह रहा है उन वस्तुओं के बारे में हमारा विवरण बताओ जो जैसे, अब देखो प्रांत का क्या होता था, तो प्रांत मतलब होता था जैसे आज के डेट में हम स्टेट कहते हैं। पहली से लेकर तीसरी शताब्दी के आरंभ तक की अवधि में सेना और प्रशासन प्रांतों के लिए जाते थे, और प्रांतों के उच्च वर्ग ने सम्राटों के जो है ना साथ समर्थन प्राप्त करने के कारण सीनेट वर्ग का स्थान ले लिया। दूसरा है शहर। रोमन सभ्यता में शहर एक ऐसा शहरी केंद्र होता था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, एक ऐसा क्षेत्र होता था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोग शामिल थे। किसी को जो है ना शहर का जो है ना दूसरे क्षेत्र में, ठीक है, विलय करके शहर का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। लेकिन सम्राटों की कृपा के अनुसार गांवों को शहरों का जो है ना दर्जा दिया जा सकता था, और इसके विपरीत भी हो सकता था। इसके बाद था नदियाँ। कैम्पेनिया, सिसिली, जो है ना फ्यूम, गैली, ट्यूनीशिया, दक्षिण गाल, जो है ना बैटिका प्रांतों की समृद्धि में नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो जैतून, गेहूं आदि की खेती के लिए सबसे उपजाऊ थे। ठीक है, और प्रांतों के बीच जो है ना उनके निर्यात में सहायक थे। ये नदियाँ कौन कौन से थे, जैसे कि नील नदी, राइन नदी, डैन्यूब नदी, ठीक है, गुडालिक्विर और यूफ्रेट्स इत्यादि थी। आगे है, अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ मूलभूत विशेषता। रोम साम्राज्य की विशेषता बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जो है ना नोट डाउन कर लो। रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषता, एक तो समाज कैसा था, तो समाज में एकल परिवार के मानदंडों को जो है ना व्यापक प्रचलन था। एकल परिवार जिसे मतलब सिंगल फैमिली, मम्मी पापा बच्चे होते थे। वर्तमान में भारत में देखते हैं जहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, संयुक्त जो ना जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, रोमन समाज में भारतीय उत्तराधिकार सुधार अधिनियम 2005 पारित करने का प्रभाव और इरादा कमोवेश दिखाई देता है, जहां पर महिला अपने पिता की प्राथमिक उत्तराधिकारी बनी रहती थी। रोमन समाज में पति पत्नी के एक नहीं बल्कि दो वित्तीय इकाइयां होने और पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता की जो है ना एक तरह से आधुनिक जो है ना प्रवृत्ति देखी जा सकती है। ठीक है, पति पत्नी के बीच सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं था, क्योंकि वह विवाह भंग करने की इच्छा की सूचना मात्र ही तलाक के लिए पर्याप्त थी। आधुनिक समाज में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि अदालतों में तलाक के मामलों का अंबार लगा रहता था। ठीक है, आज हम जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार जो है अगर देखा जाए तो समाज में प्रिंसिपेट, प्रमुख नागरिक जिसे कहते हैं, सीनेट, कुलीन वर्ग मनोनीत किया गया। शूरवीर, जनता का सम्मानित वर्ग और बड़े घरानों के होते थे, और असभ्य निम्न वर्ग जिसे सर्कस और नाट्य और पर्यटन जो ना प्रदर्शनों के शौकीन शामिल थे, यदि हम इस रचना का भाग मानते हैं। मतलब ये रोमन साम्राज्य का पूरा वो हो गया। अब क्वेश्चन आता है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ठीक है, तो मध्य एशिया के घास के मैदानों की जलवायु अत्यधिक कठोर थी, और वहां पे केवल खानाबदोश और शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियां ही रह सकती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ का मौसम ठीक नहीं था, जलवायु, वहाँ अनाज का उत्पादन नहीं होता था, इसलिए केवल व्यापारी उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन था। लोग बिजनेस ही करते थे, पशुपालन करते थे। घास के मैदानों के जो ना सीमित संसाधनों ने मंगोलों और अन्य मध्य एशियाई खानाबदोशों को चीन में बसे लोगों के साथ व्यापार और लेन देन करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, और इसी वजह से मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो वो हमेशा लोग खानाबदोश लोग क्या होते थे, चीन को लूटपाट, खासतौर से चंगेज जो यायावर थे, लोग लूटपाट करते थे। चंगेज खान को मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोल जनजातियों के विभाजन के कारण कई हैं। एक तो कई जो ना जनजातियां पितृवंशी वंशों पर जो ना एक तरह से देखा जाए तो विभाजित थी। ठीक है, और आगे है क्वेश्चन कि यास यानी यासा लग गया है पे यास है। ठीक है,
के पर बाद में मंगोल चिंतन किस प्रकार चंगेज खान की स्मृति के साथ उसके असहज संबंधों को उजागर। जो यास जो ना कानून बनाया गया था, यह तथ्य डेविड आयाकान ने शोध से प्रकट होता है, जिन्होंने कहा था कि जब चंगेज खान ने 1206 में इसे रजाई के रूप में प्रचारित किया था, तब यास को यासक के रूप में लिखा गया था। ठीक है। उस समय क्या था, इसका अर्थ था कि कानून, फरमान या आदेश था, अर्थात प्रादेशिक नियम, शिकार संगठन, सेना और डाक प्रणाली। हालांकि 13वीं शताब्दी में उनके वंशजों ने यास शब्द का प्रयोग शुरू किया, जिसका अर्थ होता है चंगेज खान की कानून संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यास क्या है। ठीक है। शायद वे उनके कार्यकाल को केवल उनके आदिवासी जो है ना समुदाय तक सीमित रखने में शर्म महसूस करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि तब तक वे अपने अपने इतिहास जो है ना संस्कृत और कानूनों वाले अत्यंत परिष्कृत शहरी समाजों पर जो है ना शासन करने लगे थे। वे अपने पूर्वज को मूसा और सुलेमान जो है ना जैसे जो है ना कहा जाता था, मूसा और सुलेमान जैसे महान शासकों के जो है ना समान महान घोषित करना चाहते थे, कि केवल एक खानाबदोश जनजाति के सरदार के रूप में जो है ना मंगोल और बेउद्दीन समाज को। ठीक है। अब देखते हैं मंगोल और बेउद्दीन समाज में घुमंतु तत्व को जो है ना ध्यान में रखते हुए आपकी राय में, तो आपको बताना है कि जो ना बेउद्दीन यानी से बेडाइन छप गया है, यानी इंग्लिश में को तो वही कहा जाता है बेउद्दीन। ठीक है। तो आप देखोगे कि मंगोलों के बारे में, ये मध्य एशिया के स्टेपीज में रहने वाले थे, जनजाति होते थे, कबीले वाले, भाषा में समानता होती थी। पूर्व में जो ना कहाँ कहाँ फैले हुए थे, तातार था, खितान, माचू, और पश्चिम में तुर्क था। जनजातियों से जुड़ी हुई विविध जन समूह था। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है कुछ मंगोल पशुपालक कि जबकि पशुपालक थे, जबकि शिकारी थे और संग्रहकर्ता थे। ठीक है। और मंगोल द्वारा जो ना पुरानी जो ना जनजाति मतलब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। अब बात करेंगे जो बेदुइन थे, ये अरब जनजाति थी, जो भोजन, खजूर और मवेशियों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के शुष्क से हरे भरे क्षेत्र में अक्सर घूमते रहते थे। ठीक है। ये लोग जो है ना पशुपालक होते थे, कृषक होते थे, व्यापारी थे, क्योंकि मध्य इस्लामी भूमि चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई थी। ठीक है। मिस्री प्रथाओं का वो शासक प्रवृत्ति के भी थे। ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रारंभिक सामंती समाज की दो विशेषताओं बताओ। ठीक है। फ्रांस में सामंती समाज की दो विशेषताएं थी। एक तो राजा को सामंती व्यवस्था, एक ही प्रकार की इक्ता प्रणाली द्वारा जनता के अधीन कर दिया गया था। कुलीन वर्ग बड़े जमींदार और राजा के सामंत तो दोनों थे, जबकि किसान कुलीन वर्ग के सामंत थे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यूरोप में जो है ना क्वेश्चन है कि यूरोप में जनसंख्या स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तनों के अर्थव्यवस्था और समाज को कैसे प्रभावित किया। ठीक है। तो 11वीं शताब्दी के दौरान शीतकाल से जो ना शीतकाल में परिवर्तन के साथ साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। किसानों ने भूमि उपयोग में परिवर्तन लाया और इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि निश्चित हो गई। ठीक है। कि उत्पादन बढ़ने लगा। सन 1000 ईस्वी में जो ना यूरोप की जनसंख्या लगभग 42 मिलियन थी, जो कि सन 1200 ईस्वी के आसपास बढ़कर 62 मिलियन हो गई। सन 1300 में 73 मिलियन हो गई। जीवन प्रत्याशा भी उनकी क्या हो गई, यूरोप में जनसंख्या स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तनों के जो ना एक तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का समाज को कैसे प्रभावित किया। ठीक है। यानी क्वेश्चन है कि यूरोप में, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ से, यूरोप में जनसंख्या स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तनों और अर्थव्यवस्था और समाज पर कैसे प्रभावित किया। तो 11वीं शताब्दी के दौरान शीतकाल में परिवर्तन के साथ साथ नई कृषि पद्धतियों के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। किसानों ने भूमि उपयोग में परिवर्तन लाया और इस उत्पादन से जो है ना काफी जो है ना वृद्धि हुई। और सन 1000 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या 42 मिलियन थी, जो कि वो ना 1200 में ईस्वी पास बढ़ करके 62 मिलियन हो गई। सन 1300 ईस्वी में 73 मिलियन हो गई। जीवन प्रत्याशा भी पहले की तुलना में 10 वर्ष अधिक हो गई। पुरुषों का जीवन काल महिलाओं की तुलना में अधिक था, क्योंकि वे पौष्टिक जो ना भोजन करते थे, जबकि महिलाओं को मोटे मोटे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना होता था। ठीक है। अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन इस प्रकार थे कि व्यापार और वाणिज्यिक को बढ़ावा दिया गया। रोमन साम्राज्य के दौरान जन समृद्ध रहे खननग्रस्त शहरों का पुनर्निर्माण किया गया। आवधिक मेलों और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया गया। गिरजाघर वाले शहरों का निर्माण हुआ। विभिन्न उद्योगों के जन संघों, गाइड यूनियन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शूरवीर एक विशिष्ट समूह था। ठीक है। क्यों था और उनका पतन क्यों हुआ।
9वीं शताब्दी के निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण ये परिवर्तन हुआ। लगातार आंतरिक युद्ध और संघर्ष होते रहे। अच्छी घुड़सवार सेना की आवश्यकता जो ना महसूस हुई। ठीक है। और यह कोई नया वर्ग नहीं था, बल्कि सामंतों, कुलीनों, पुरुषों के अधीन एक विशेष समूह था। कुलीनों का नियंत्रण, उन्हें दी गई जागीर 1000 से 2000 एकड़ के बीच की स्थिति से स्पष्ट होता है। 12वीं शताब्दी में जब नई राजधान या राजशाही राजतंत्र प्रणाली के सामंती व्यवस्था का स्थान लिया, तब इस विशेष समूह का पतन हो गया। मध्यकालीन, ये बहुत बार आया है पेपर में, पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, आप नोट कर लो। ठीक है। मध्यकालीन मठों में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो ना क्वेश्चन क्या था कि मठों का क्या कार्य था। तो मठों में क्या होता था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो ना कार्य किया जाता था। वे इन लोगों का निवास स्थान भी थे, जो सांसारिक सुख सुविधाओं से विरक्त नहीं थे और एकांत में रहना पसंद करते थे। मठों में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। रोगियों का उपचार किया जाता था और विशाल जागीरों का रख रखाव भी किया जाता था। ठीक है। और इसी से अगला क्वेश्चन जुड़ता है कि मध्ययुगीन फ्रांसीसी शहर में एक शिल्पकार के जीवन की एक दिन की कल्पना कीजिए और उसका वर्णन कीजिए। ठीक है। शिल्पकार का दिनचर्या था कि वह सुबह जल्दी उठेगा, अपने काम में जो ना जुट जाएगा। कैथेड्रल चर्च शहर को उनकी सेवाएं प्रतिदिन प्राप्त होगी। वह चीज़ों का निर्माण करता और उनकी जो ना गुणवत्ता और ठीक है मात्रा के आधार पर एक सूची बनाता है और उसे गिल्ड को सौंप देता है। संघ के अधीन अधिकारी उत्पादित वस्तुओं को और गुणवत्ता और मात्रा की जांच करेंगे। संतुष्ट होने पर उन्हें एक टोकन जारी किया जाएगा। कारीगर को उस टोकन के उत्पादन पर भुगतान मिलता था और वह अपने परिवार के लिए सम्मान जो ना खरीदता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्रांसीसी दास और रोमन दास की जीवन की स्थितियों की तुलना करो। फ्रांस का दास और रोम का दास क्या है। देखो, ये कई बार आया है पेपर में। फ्रांस का दास वो अपने जीवन यापन के लिए स्वामी भूमि पर खेती करता था। उपज का वितरण स्वामी के जो ना था, मतलब स्वामी से जुड़ा हुआ था। और एक फ्रांसीसी दास और एक रोमन दास की यही है। ठीक है। तो फ्रांसीसी दास जीवन यापन के लिए स्वामी के जो ना खेती करता था, उसकी भूमि पर उपज का वितरण स्वामी के एक अधिकार के अधीन होता था, जिसमें उसका हिस्सा न्यूनतम रखा जाता था। इसके अलावा वह स्वामी के जो ना स्वामित्व वाले खेतों में बिना मजदूरी के काम करता था और वह स्वामी की अनुमति के बिना जागीर नहीं छोड़ सकता था। ठीक है। अब दूसरा कर देखेंगे कि जो दूसरे दास थे, मालिक ने अपने दासों को जो ना अधिकारों की कीमत पर कई एकाधिकार स्थापित कर रखे थे। वे मालिक की जो ना चक्की में आटा पीसते थे, उनकी भट्टी में रोटी पकाते थे और उनके शराब पीने के मशीनों में शराब और बियर निकालते थे। मालिक दासों को पसंद के विवाह की अनुमति तभी देता था जब वो मालिक इसके लिए शुल्क अदा करते थे तब। अब बात करेंगे रोम के गुलामों की। तो रोम के जो गुलाम थे, वो दक्षिण अफ्रीका के जो ना से खरीदा जाता था। ठीक है। और उनकी जो ना हालत जो ना पालतू जानवरों से भी बदतर थी। उनके पैरों में 10-10 की संख्या में जंजीरें बंधी होती थी। काम करते समय उनकी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। उन्हें दाग दिया जाता था ताकि गुलाम के भाग जाने पर आसानी से उनकी तलाश किया जा सके। उन्हें शहर के घनी आबादी इलाकों में अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता था। गुलामों को किसी प्रकार के वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है। 14वीं और 15वीं सदी में ग्रीक और रोमन संस्कृति के किन तत्वों का पुनर्जीवित किया। तो एक तो था धर्म, मानवतावाद, शास्त्रीय वास्तुकला, खगोल, अंकशास्त्र, दवा, रसायन। ठीक है। और मूर्ति। इस काल की इतावली वास्तुकला की तुलना इस्लामी वास्तुकला से कीजिए। इटली की वास्तुकला और जो ना इस्लामी वास्तुकला। पुरातत्वियों द्वारा उत्खनन अवशेषों ने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रेरित किया है। यह वास्तव में शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार था। इसे शास्त्रीय वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के इतावली वास्तुकला ने शाही रोमन भवनों की कई विशेषताओं का भी नकल की थी। मानवतावाद के विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में क्यों हुआ। तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इटली की तटरेखा लंबी थी। ठीक है। वहां पर उस समय बंदरगाह बनाए गए थे। इस प्रकार इतावली शहरों को इन बंदरगाहों के माध्यम से ठीक है बेंजाइंटाइन साम्राज्य, पूर्वी यूरोप और इस्लामी प्रदेशों में प्रचलित विविध संस्कृतियों के प्रसार का लाभ मिला। रेशम मार्ग के माध्यम से चीन और पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ व्यापार ने इतावली नागरिकों को सांस्कृतिक, वास्तुकला, समाज और जीवन स्तर का प्रत्यक्ष रूप से देखने को जो ना अवसर भी प्रदान करता है। स्वतंत्र राज्यों का जो ना गठन हुआ और वे परिषद द्वारा गठित कॉमनवेल्थ प्राधिकरण के अधीन शासित हुए। काल जिसमें इटली, बेजेंटाइन साम्राज्य, पश्चिम यूरोप और इस्लामी देशों के विकास का मुख्य दर्शन बना रहा, मानवतावाद को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने के लिए प्रेरणा की प्रदान किया था।
यह पुनर्जागरण काल का जो ना युद्ध था जिसने इटली को सबसे पहले प्रभावित किया, क्योंकि यह पश्चिम यूरोप, इस्लामी देशों, पूर्वी एशिया के व्यापार मार्गों पर स्थित था। हम देखते हैं कि सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली जो ना शहरों में स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए पदुआ और ठीक है पदुआ विश्वविद्यालय और बोलोग्ना जो ना विश्वविद्यालय। अब क्वेश्चन आता है कि वेनिस के सुशासन की अवधारणा की तुलना समकालीन फ्रांस की अवधारणा में कीजिए। ठीक है, तो वेनिस क्या है और फ्रांस का दिया गया। वेनिस का क्या है कि यह लोकतांत्रिक सरकार की जो जैसा था। कार्डियल गैस्पारो कार्टोन जो ना कोंटारिनी पुस्तक द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में कहा गया है। यह कॉमनवेल्थ जो है की संस्था थी जिसमें एक परिषद और एक शहर के सज्जन होने जो ना जिनकी जो ना आयु 25 वर्ष हो चुकी थी सदस्य थे। आम लोग कॉमनवेल्थ की सदस्यता पाने के लिए योग्य जो है नहीं थे। ठीक है, अब बात करेंगे इसका फ्रांसीसी जो शासन का प्रणाली का। तो सामंती व्यवस्था के पतन पर राजशाही को नौ राजतंत्र जो ना कहा गया। उदाहरण के लिए लुई 11 प्रथम राजा बने। इसके व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश शासक राजा के रूप में शासन जो है करता था। अस्थाई सेना नौकरशाही, राष्ट्रीय स्तर, कराधान, सरकार प्रमुख विशेषता इत्यादि ये थी। इसे जो है सामंतवाद कहा गया था। अब आता है मानवतावादी चिंतन की क्या। बहुत बार पेपर में PYQ उठा के देखोगे तो ये पेपर में बहुत बार छपा है। तो मानवतावादी चिंतन की विशेषता थी कि बहुत कुछ ऐसा था जिसमें धार्मिक शिक्षा से नहीं सीखा जा सकता था। प्राचीन काल से एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों, रोमनों और वास्तविक शब्दों के जो ना माध्यम से जो ना अच्छी तरह से समझा जा सकता था। उत्तर इसे शास्त्रीय संस्कृति के साथ प्रस्तुत किया गया था। लैटिन शब्द ह्यूमैनिटी, जिसे ह्यूमैनिटी शब्द से लिया गया, जिसका प्रयोग संस्कृति के अर्थ में किया गया है। ठीक है, व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नैतिक दर्शन विषय मानविकी अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। मानविकी विषयों में कौशल विकसित करने के लिए चर्चा और वाद विवाद भी आवश्यक थे। मानवतावादी जो ना जियोनाओ पिको डेला और मिरांडोला अपनी पुस्तक ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन में जो ना लिखते हैं। ठीक है, ये पुस्तक का नाम आप याद कर लेना। प्लेटो और अरस्तु दोनों का मानना था कि सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वाद विवाद में यथासंभव भाग लेने से बेहतर कुछ नहीं है। जिस प्रकार व्यायाम से शरीर की जो ना ऊर्जा बढ़ती है, उसी प्रकार जो ना बौद्धिक जगत में मन की ऊर्जा भी निसंदेह बढ़ती है। 17वीं शताब्दी में यूरोप में दुनिया किस प्रकार भिन्न भिन्न दिखाई देती थी, इसका वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि यूरोपियों को विश्व में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए। एक तो गैलीलियो जिसे विचारकों जो है ना प्रदर्शित किया कि ज्ञान विश्वास से भिन्न है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवलोकन और प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन बाइबिल अनुमान के आधारित है। स्वर्ग का मार्ग तो दिखाते हैं पर यह नहीं बताते कि स्वर्ग कैसे कार्य करता है। इसी प्रकार विचारों ने सार्वजनिक जीवन पर चर्च के प्रभाव का भी जो है ना काम कम कर दिया। मानवतावाद को जो ना व्यक्तिपरक माना जाता है, इसलिए इसे मानविकी जो ना विषयों में वर्गीकृत किया गया, जैसे व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नैतिक दर्शन। इसे संस्कृति के अर्थ में समझा जाता था। धर्म से असंबद्ध चर्चा और वाद विवाद को कौशल विकास साधन माना जाता था। संक्षेप में अवलोकन, अनुमान, अनुप्रयोग, ठीक है, सामान्यीकरण और जो ना इस प्रकार अवधारणा जो ना अर्थात पूर्वी प्रणाली प्रक्रियाओं पर आधारित था। ठीक है, मानसिक जगत में अंकुरित होने लगा और जिससे परवर्ती जगत में तर्क वितर्क निर्णय विवेक समावेश होता। दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच किसी भी जो ना कौन कौन सा अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण और अमेरिका के मूल निवासियों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थलाकृतियों में अंतर के कारण ब्राजीलियाई लोगों द्वारा, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी लोग शिकारी, संग्राहक, कृषक, पशुपालक थे। सरल जीवन शैली वाले लोग थे, अपने साधनों से संतुष्ट थे, जबकि स्पेन, पुर्तगाल दोनों यूरोपीय नागरिकों ने उन्हें लूटा, धोखा दिया और गुलाम भी बनाया। उत्तरी अमेरिका में जो ना मूल निवासी नदियों के किनारे बसे गांवों के समूहों में रहते थे, जबकि दक्षिण अमेरिका में इंका सभ्यता, माया सभ्यता, एजेंट सभ्यता संस्थाएं मौजूद थी। इसका अर्थ है कि दक्षिण अमेरिकियों का समाज में संगठित था। मैक्सिको को जीतने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया गया था। अंग्रेजी के उपयोग के अलावा 19वीं शताब्दी में अमेरिका में अंग्रेजी आर्थिक और सामाजिक जीवन की और कौन सी विशेषता आपको दिखाई देती है। तो 1860 में अमेरिका एक अविकसित जो ना अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अंग्रेजी के अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 30 वर्षों के भीतर, अर्थात जो है
1800 जो है ना 90 में यह विश्व की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गई। लुइसियानो फ्रांस के अलास्का के रूप में खरीदा गया और युद्धों के माध्यम से इसका विस्तार किया गया। जर्मनी, स्वीडन, इटली और पोलैंड के जो ना लोग किसी न किसी कारण से अमेरिका में प्रवास करने लगे। ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका अस्तित्व में आया। दास प्रथा के पक्ष और विपक्ष में युद्ध जो ना बीच युद्ध हुआ और दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों को भूमिहीन बना दिया। मूल निवासियों को नागरिकता के अधिकार नहीं दिए गए। न्यायमूर्ति जॉन मार्शल के उस आदेश का उल्लंघन किया गया जिसमें मूल निवासियों चेरोकी को संप्रभुता प्रदान की गई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इसे देश से बाहर निकाल कर, ठीक है, महान अमेरिकी रेगिस्तान में भेज दिया था। अमेरिका के लिए सीमांत का क्या अर्थ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर भूमि का वह भाग, ठीक है, जिसके विजय अभियानों द्वारा नए क्षेत्रों का जोड़ना देश की लगातार बदलती सीमाओं का निर्माण करता था और इन गति लगातार बदलती सीमाओं को सीमांत जो ना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों का इतिहास पुस्तकों को क्यों बाहर रखा गया? विशिष्ट ऐतिहासिक आंकड़ों का अभाव के कारण जो ना उत्तरी अमेरिका 300 वर्षों के जो ना बसने लगे। ठीक है। मूल निवासियों के बीच भूमि के मुद्दे पर बातचीत हुई। यहाँ के शुरुआती बसने वाले इंग्लैंड के जो ना निर्वासित अपराधी थे, इसलिए वे क्षेत्र से अपरिचित और जो ना अशिक्षित थे। ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इतिहास की पाठ्य पुस्तक में मूल निवासियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। किसी संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शित वस्तुएं किसी भी जन समूह की संस्कृति को समझने में कितनी संतोषजनक होती हैं? संग्रहालय के अपने अनुभव से उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉइंट हैं, तो ये आसानी से आप कर लिए हो। ठीक है। पीछे भी इसका क्वेश्चन था। लगभग 1880 में कैलिफोर्निया में 4 लोगों के बीच हुई एक मुलाकात की कल्पना कीजिए। एक पूर्व अफ्रीकी गुलाम एक चीनी मजदूर सोने की खोज में आया था। हाँ, मेजी पुनर्व्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजी पुनर्व्यवस्था के पहले प्रमुख घटना क्या? जापान को 250 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। लोगों में पढ़ने की आदत बढ़ी, थिएटर खोले गए। ठीक है। अब विभिन्न कलाओं का जो है ना एक तरह से पुरस्कृत किया गया। शहरों का और किलेबंद कस्बों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। सामुराई रक्षा सेवाओं के लिए भर्ती किया गया। एक विशेष वर्ग था। विदेशी मुद्रा में आयात के भुगतान के कारण सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमी आ गई। जापान के विकास के साथ दैनिक जीवन में आए परिवर्तन। अब जाहिर सी बात है, किसी देश का विकास होगा तो रहन सहन तौर तरीका बदलाव होगा। बच्चों और युवाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुल गए। रेलगाड़ियों की यात्रा करने लगे। संयुक्त परिवार प्रणाली घटकर एकल पारिवारिक मतलब घर परिवार में परिवर्तित हो गया, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं एवं नए प्रकार के आवास और मनोरंजन के साधनों की मांग बढ़ गई। शहरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। 1873 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का आगमन हुआ। सार्वजनिक पार्क खोले गए। डिपार्टमेंटल स्टोर बनने शुरू हुए। 1925 में स्टेशन शुरू हुआ। थिएटर और फिल्मों का कारोबार तेजी से जो है ना बढ़ने लगा। पारंपरिक मानदंडों और राजनीतिक व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आया। जापान ने अब प्रदूषण और विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता, पारा विषाक्तता आदि को कम करने के लिए सबसे सख्त पर्यावरण कानून बनाए। किस राजवंश ने पश्चिमी शक्तियों द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना किया? तो जेसुइट मिशनरियों के आगमन और उनके द्वारा युवाओं को जो ना किया गया था। ठीक है। और इससे तो ये तो कैसा, हाँ, ये आ गया आपका सन्यास सेन के 3 प्रमुख सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही है कुछ न कुछ। ठीक है। तो 3 सिद्धांत है: विदेशी राजवंशों और साम्राज्यवादियों से को उखाड़ फेंकना, लोकतांत्रिक यानी रिपब्लिक की स्थापना करना, समाजवाद को लागू करने, पूंजी को विनियमित करने और भूमि स्वामित्व को समान वितरण करने का जो ना लिए किया गया था। क्या जापान तीव्र औद्योगिकरण की नीति के कारण उसके पड़ोसियों के साथ युद्ध हुए और पर्यावरण का विनाश हुआ? उत्तर लिखिए। ठीक है। तो हम इस कथन से सहमत हैं। कारखानों में कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर कृषि कर लगाया गया। तीव्र औद्योगिकरण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। सम्राट द्वारा इसे प्राथमिकता दी गई। स्कूलों को सैन्य भर्ती केंद्र बनाए गए। एक नियम बनाया गया जिसके 20 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सेना में भर्ती होना था। ठीक है। आगे आता है, क्या आपको लगता है कि माओ ज़ेडुंग चीन के जो ना कम्युनिस्ट पार्टी चीन को मुक्त कराने और उसके वर्तमान संकट की नींव रखने में सफल थे? ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो माओ ज़ेडुंग जो ना निस्संदेह एक बुद्धिमान सामाजिक विश्लेषक थे। उनके द्वारा 1930 में जो ना सुनवान में किए गए सर्वेक्षण से पता लगता है कि इसमें कहा गया है कि उन्होंने शोषण के विभिन्न स्तरों की जांच करने के लिए वस्तुओं, विभिन्न शिल्पों में प्रचलित श्रम, मजदूरी, धार्मिक संगठनों का अध्ययन, ठीक है, उन्होंने किशोर लड़कों को जो ना बिक्री जैसे जो ना सामाजिक अध्ययन किया। उनकी जो ना राजनीतिक जो है धारा जो ना
गुओमिडांग राष्ट्रीय जन पार्टी भी की थी। वे सीसीपी के महान नेता थे। चीन की स्वतंत्रता में उन्होंने योगदान दिया था। एक तो उन्होंने ग्रामीण जो ना आधार पर समर्थन जुटाया, समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठित किया, तयशुदा शादियों पर रोक लगाई, तलाकशुदा सॉरी मिसप्रिंटिंग है, विवाह का कानून लागू किया गया, विवाह अनुबंधों की खरीद बिक्री बंद कर दी गई, तलाक को सरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये है कि जो है ना आपको मेन मेन क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो कि अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर करने में, सॉल्व करने में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट करने में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आप इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखें 1 से 2 बार, और नोट डाउन करके करें तो और अच्छा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।